सर्वप्रथम सभी भैया बहनों को सुप्रभात। आज हम लोग इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था, इसके बाद आगे के जो कंटेंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उत्पादन के विभिन्न कारकों में भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्थापक ये सभी आते हैं। आपने पूंजी के बारे में जानकारी प्राप्त की कि पूंजी के कितने प्रकार होते हैं। इसके साथ साथ भूमि, जो कि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे एवं भूमि से संबंधित जो क्रियाकलाप होती हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चूँकि पालमपुर जो है एक गांव है और वहाँ की जो मुख्य जीविकोपार्जन का साधन है वो है कृषि। अतः पालमपुर में कृषि कार्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है भूमि, उसकी विशेषता। भूमि स्थिर है, यानी भूमि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये स्थिर है। इसे हम अपनी इच्छानुसार ना तो घटा बढ़ा सकते हैं और न ही इसे उठाकर कहीं ले जाया जा सकता है। यदि ऐसा होता तो हम सभी जितने भी हैं सभी के कहीं न कहीं नेटिव लैंड यानी गांव में अपनी ज़मीन होगी जहां आपके दादा दादी या बुज़ुर्ग रहते होंगे। जब आप कभी छुट्टियों में वहां बिताने जाते हैं तो आप अभी शहरों में रह रहे हैं और वहां पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यानी आपके जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए वो शहर में रह रहे हैं, अतः आपकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हो रही है। तो आप गाँव में जो ज़मीन है उसे उठाकर शहरों में तो ले आ सकते थे। ये यहाँ पर फिर से दूसरे घर में रहने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए भूमि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, वो स्थिर है। उसे हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं पालमपुर में जो भूमि मापने की जो इकाई है या फिर किसी भी गांव में भूमि मापने की जो मानक इकाई है वो है हेक्टेयर। उसके आगे जो दिया हुआ है, यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है, तो आप यहाँ पर जो दिया हुआ बीघा वर्ड तो आप सुने होंगे, लेकिन गुंठा जो दिया हुआ है आप ये समझ लीजिए कि जनरल भाषा में हम लोग यहाँ पे जैसे बोलते हैं 1 कट्ठा 2 कट्ठा, तो उसी को गुंठा कहा गया है। तो भूमि मापने की जो मानक इकाई है वो हेक्टेयर है और ऐसे गांव में भूमि की जो माप की जाती है वो बीघा, गुंठा आदि जो इकाइयां हैं उसमें की जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि क्या उसी भूमि से अत्यधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जिस प्रकार गांव में जो फसल पैदा की जाती है, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाने का काम होता है और इसलिए कहा जाता है कि कृषि जो है एक मौसमी प्रक्रिया है, क्योंकि मौसम के अनुसार हम फसलों को लगाते हैं। मौसम के विपरीत अगर किसी फसल को लगाया जाए देन हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ दिया हुआ है कि पालमपुर में जितनी भी कृषि कार्य के योग्य भूमि थी वो कोई भी भूमि बेकार नहीं है, वो सारी भूमि पर कृषि कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। खरीफ फसल क्या है, जिसे बरसात के मौसम में लगाया जाता है, और खरीफ फसल का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ज्वार और बाजरा। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि बरसात के मौसम में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं एवं बरसात के मौसम में जो फसल लगाई जाती है उसका क्या नाम है। आगे यहाँ दिया हुआ है कि इन पौधों को पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। खरीफ फसल का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी होता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि खरीफ फसलों को पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग में लाने से पशुओं की जो उत्पादन शक्ति है
उसमें वृद्धि होती है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच किसकी कृषि होती है, यानी आलू की। सर्दी के मौसम में कौन सी फसल लगाई जाती है, यानी रबी फसल। और रबी फसल का उदाहरण क्या है, गेहूं। ठीक उसी तरीके से गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। चूँकि रॉ मटेरियल या कच्चे माल के बारे में आप जानकारी प्राप्त किए ही होंगे। किसी भी वस्तु के निर्माण में कच्चे माल या रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये रॉ मटेरियल जो होती हैं वो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत भी आती हैं और ये उत्पादन के कार्य में लगने के बाद अपना स्वरूप खो देती हैं, यानी अपने उस वास्तविक स्वरूप में वो नहीं रहती हैं। जैसे यदि गन्ने का उपयोग गुड़ या चीनी बनाने के लिए किया जा रहा है तो जब गुड़ या चीनी के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है और अपना वास्तविक रूप जो गन्ना है वो खो देता है। पालमपुर में जो किसान हैं वो अलग अलग फसल लगाते हैं, अलग अलग मौसम में वो लगा पाते हैं। उसके सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, बिजली भी वहाँ आ गई है। इस कारण भी वहाँ पर जो सिंचाई के लिए कुछ मशीनों का प्रयोग या जो नए जो भी पद्धति है जिसके द्वारा सिंचाई की जाती है उसका प्रयोग वहाँ के किसान कर पाते हैं। आगे आप देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है जैसे कि पालमपुर में है। तो मोस्टली कहाँ है सिंचाई की व्यवस्था, जो नदीय तटीय मैदानों में जो क्षेत्र हैं जहाँ कृषि कार्य होते हैं वहाँ अच्छी सिंचाई की व्यवस्था है, जबकि पठारी क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था कम है। बहुविध फसल प्रणाली, जिसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड भी कहते हैं या मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम भी कहते हैं, तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल कहा जाता है और यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने का सबसे सामान्य प्रणाली है। इस तरह से आप देखिए कि पालमपुर में जो है कम से कम 2 मुख्य फसल जो है वो लोगों के द्वारा लगाई जाती है और तीसरी फसल के रूप में किसका प्रयोग होता है, आलू का प्रयोग किया जाता है। आइए चर्चा करें में एक क्वेश्चन यहाँ अराइज हो रहा है, वो है क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है, क्यों। तो हम जानते हैं कि समय और विकास के साथ साथ जैसे जैसे हमारी जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हो रही है, तो बढ़ी हुई जनसंख्या की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अत्यधिक मात्रा में कृषि उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है। और अत्यधिक मात्रा में कृषि उत्पादन को तभी बढ़ाया जा सकता है जब हम कृषि प्रणाली में कुछ परिवर्तन करें, यानी कि आधुनिक कृषि प्रणाली का उपयोग करें, सिंचाई की व्यवस्था अधिक करें। सिंचाई की व्यवस्था जितनी अधिक भूमि में की जाएगी तो उत्पादित क्षेत्र की जो मात्रा है उसमें वृद्धि होगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तो आंसर क्या हुआ, यानी बढ़ी हुई जनसंख्या की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है और खाद्यान्न की मात्रा में तभी वृद्धि की जा सकती है जब सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाया जाए। अतः सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप देखिए, यहाँ बहुविध फसल प्रणाली से संबंधित कुछ आंकड़े दिए गए हैं। चूँकि ये आपके परीक्षा उपयोगी नहीं है, आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हरित क्रांति के बारे में, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये हरित क्रांति की शुरुआत हमारे देश में 1960 यानी 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई।
इसे हम आधुनिक कृषि प्रणाली भी कहते हैं। भारतीय किसान जो है, इसमें जो हरित क्रांति में आधुनिक कृषि उत्पादन प्रणाली का जो विकास भारतीय किसानों के द्वारा यूज़ में जो लाया गया, तो इसमें गेहूं और चावल की खेती, यानी सबसे पहले गेहूं के उत्पादन के ऊपर ध्यान दिया गया। और इसमें जो कुछ विशेष प्रकार की जो बीजें लगाई जाती हैं, जिसे हम HYV सीड्स या बीज कहते हैं, हिंदी में अधिक उपज वाले बीज, और उसको इंग्लिश में HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज़। तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के जो बीज हैं उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के बीजों की जो आवश्यकता है वो है, आप जैसा आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे जो प्रेजेंट हो रहा है उसमें आप देखिए, अधिक उत्पादन वाले बीज हैं, उसमें क्या क्या चाहिए, उर्वरक चाहिए, कीटनाशक चाहिए, उसके बाद सिंचाई के लिए नहर पंप सेट है, और अगर पंप सेट का उपयोग किया जा रहा है तो उसमें बिजली का भी प्रयोग है। तो इस तरह से, और साथ साथ में जो आधुनिक मशीनें हैं, या हम कह सकते हैं जो कृषि कार्य में यूज़ में आने वाले, जैसे ट्रैक्टर हो गए, थ्रेसिंग मशीन वगैरह हो गए, इसका प्रयोग किया जाता है। चूँकि आधुनिक कृषि प्रणाली जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मशीनों का प्रयोग भी संभव है, और ये मशीनों का प्रयोग तभी संभव है जब ज़मीन का आकार बड़ा हो। छोटी छोटी टुकड़ों वाली ज़मीनों में आधुनिक कृषि प्रणाली को अपनाया नहीं जा सकता है। तो इस फिगर के द्वारा आपको ये भी बताया, आप जान सकते हैं कि आधुनिक कृषि प्रणाली में उपयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो विभिन्न वस्तुएं कौन कौन सी हैं? अधिक उपज वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बांध, बिजली, पंप सेट, ट्रैक्टर, थ्रेशिंग मशीन इत्यादि। अब इसमें अगर आपको उसका वर्गीकरण किया जाए कि ये कार्यशील पूंजी कौन कौन सी है जिसका प्रयोग आधुनिक कृषि प्रणाली में होता है, और स्थायी पूंजी कौन कौन सी है, तो आपको बताना होगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। जैसे उर्वरक, यदि अधिक मात्रा में बड़ी ज़मीन में हमें उर्वरक डालना है तो उर्वरक की मात्रा अधिक लगेगी, और अगर कम है तो कम लगेगी। उसी तरह कीटनाशक भी है, ठीक उसी तरीके से बीज भी है। अगर अधिक बड़ी मात्रा में ज़मीनों में, भूमि में हमें बीज लगाने हैं तो अत्यधिक मात्रा में HYV सीड्स की आवश्यकता होगी। ठीक उसी तरह से सिंचाई से संबंधित जल यानी पानी, उसकी भी आवश्यकता होगी। लेकिन जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ट्रैक्टर, या फिर आप जैसे देख रहे हैं थ्रेशिंग मशीन वगैरह जो भी है, तो इसे या तो हम छोटी ज़मीन में इसका प्रयोग करें या बड़ी ज़मीन में प्रयोग करें, तो इसे हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। यानी ये दोनों जो हो गए वो स्थायी पूंजी से संबंधित हैं। अब आगे जो है दिया हुआ, आप देखिए कि अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग के कारण उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन ये आधुनिक कृषि प्रणाली जो है एक महंगी प्रणाली बन गई। क्यों महंगी प्रणाली बन गई? क्योंकि इसमें इन सभी चीज़ों का जो प्रयोग किया जा रहा था, कीटनाशकों का, उर्वरकों का, बिजली का और अत्याधुनिक उपकरण का, तो ये सभी खरीद पाने में, या फिर अधिक उपज वाले बीज जो कि महंगे होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को खरीद पाना उन्हीं किसान के लिए संभव है जिनके पास जो अर्थ है, यानी जो पूंजी है, वो अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। और इसलिए आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रयोग कुछ राज्यों में ही संभव हो सका, जैसे भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सभी जो राज्य हैं हमारे कृषि प्रधान राज्य हैं। यहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है?
कृषि ही है। और इस तरह से संपन्न राज्य के संपन्न किसान होने के कारण इन राज्यों में आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले हुआ। और इस तरह से ये जो बहुत सारी कृषि प्रणाली कृषि संबंधी जो क्रियाविधि है उनके लिए मशीनों का प्रयोग भी शुरू हो गया। तो आप अब देखिए, यहाँ आइए चर्चा करें में एक क्वेश्चन जो अराइज हुआ है, बहुविध फसल प्रणाली और कृषि की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। तो दोनों में बहुत अंतर है। सबसे पहले तो आपको 2 कॉलम बना लेने चाहिए। एक तरफ लिखिए बहुविध फसल प्रणाली और दूसरी तरफ लिखिए आधुनिक कृषि प्रणाली। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे होगा। सबसे फर्स्ट में क्या है कि बहुविध फसल प्रणाली एक पारंपरिक कृषि प्रणाली है जिसमें पारंपरिक वस्तुओं का प्रयोग होता है, और आधुनिक कृषि प्रणाली एक आधुनिक प्रणाली है जिसमें आधुनिक मशीनों, बीजों इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हो गया, बहुविध फसल प्रणाली में उत्पादन उतनी अधिक मात्रा में संभव नहीं है, जिससे किसानों के लिए अधिशेष का भाग कम होता है और कम आय की प्राप्ति होती है। आधुनिक कृषि प्रणाली में HYV यानी विशेष प्रकार के बीजों का प्रयोग होता है, जिसके प्रयोग से अत्यधिक उत्पादन में वृद्धि होती है, अधिशेष की मात्रा अधिक होती है और जिसके कारण किसानों की जो आय है वो भी अच्छी होती है। नेक्स्ट हो गया पॉइंट, बहुविध फसल प्रणाली में पारंपरिक खादों का प्रयोग किया जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहती है। और आधुनिक कृषि प्रणाली में आपको लिखना होगा, आधुनिक कृषि प्रणाली में रासायनिक खाद का प्रयोग होने के कारण क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता दिन प्रतिदिन कम होती चली जाती है। और चूंकि आधुनिक कृषि प्रणाली में प्रयोग में आने वाले जो रासायनिक खाद हैं वो क्या होते हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तरल रूप में होते हैं, और ये मिट्टी इसे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। लेकिन वापस जब उसे सिंचाई करने के लिए पानी या जल डाला जाता है तो ये मिट्टी के द्वारा तुरंत सोख कर ये भूमिगत जल जो है उसको प्रदूषित भी करती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों में बहुत सारे अंतर हैं। इसके बाद वाले जो अन्य चीज़ें हैं उसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। ठीक है, धन्यवाद।